इस वीडियो में हम फेयर वैल्यू गैप के बारे में बताएंगे कि फेयर वैल्यू गैप क्या है और हम इसे अपनी ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फेयर वैल्यू गैप क्या है। जब भी मार्केट बड़ी तेज़ी से एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, यानी अगर आप देखेंगे बड़ी-बड़ी रेड कैंडल्स देखेंगे या फिर आप बहुत तेज़ी से मार्केट बुलिश हो रही है और एक ही डायरेक्शन में ग्रीन कैंडल्स बनाई जा रही है, तो मार्केट जब भी ये रिएक्ट करती है तो इसे कहते हैं मार्केट इनएफिशिएंट है। यानी मार्केट का ओरिजिनल बिहेवियर ये है कि उसमें बाइंग और सेलिंग दोनों होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त मार्केट क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ बाइंग कर रही है या फिर सेलिंग कर रही है। अब अगर इस केस में देखें कि मार्केट फॉर एग्जांपल बड़ी-बड़ी रेड कैंडल्स बना रही है और तेजी से नीचे की तरफ जा रही है, तो इसमें आप कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं देखेंगे। इस तरीके की जब भी बिहेवियर आपको नज़र आए तो आपको फेयर वैल्यू गैप नज़र आएँगे। अब हम ये देखते हैं कि फेयर वैल्यू गैप हम कैलकुलेट कैसे करें। फेयर वैल्यू गैप हम बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब भी हम फेयर वैल्यू गैप किसी भी कैंडल के क्रॉस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमें 2 कैंडल्स की ज़रूरत होती है। एक उसकी लेफ्ट वाली और राइट वाली कैंडल के ज़रिए। तो हम क्या करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये वाली कैंडल है और हम इसके क्रॉस फेयर वैल्यू गैप मालूम करना चाहते हैं, तो इसकी लेफ्ट कैंडल का लो और राइट कैंडल के हाई के दरमियान जो एरिया बनता है, उसे हम फेयर वैल्यू गैप के तौर पे लेंगे। अब इस केस के अंदर फेयर वैल्यू गैप जो बनेगा वो ये वाला एरिया बनेगा। अब देखेंगे कि जो लेफ्ट वाली कैंडल है उसके लो और राइट वाली कैंडल के हाई के दरमियान ये ब्लैक रेक्टेंगल का एरिया आपको नजर आ रहा होगा। अगर आप सपोज कर लें कि ये जो कैंडल है रेड वाली मजीद अगर ऊपर होती तो हमारा फेयर वैल्यू गैप भी श्रिंक हो जाता और कम हो जाता, तो अब वो इतना होता। तो बुलिश ये तो है हमारा बियरिश का केस। तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप को हम अगर मेजर करना चाहते हैं तो इसका तरीका ये है कि लेफ्ट कैंडल का हाई और राइट कैंडल के लो के दरमियान जो एरिया बनता है वो हमारा फेयर वैल्यू गैप के तौर पे हम लेंगे उसको। और इस केस में हमारा क्या होगा वो ये आपको नजर आएगा। ये देखें, तो ये वाला एरिया है। तो होपफुली आपको इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करने का तरीका समझ में आ गया होगा। अब हम ये देखते हैं कि आखिर एफईजी को हम अपनी ट्रेड में कैसे इस्तेमाल करें। तो बेयरिश एफईजी जो कि मैंने यहाँ शो अप किया है, तो हमारी ये एंटिसिपेशन यानी अंदाज़ा होता है कि अगर प्राइस नीचे जाती है तो किसी टाइम पीरियड में वो वापस आएगी और इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करेगी। तो नॉर्मली तौर पे जब ये फेयर वैल्यू गैप फिल हो जाता है, जैसा कि यानी मैंने यहाँ पर शो किया है कि मार्केट नीचे गई है और ऊपर इस फेयर वैल्यू गैप तक आई है, तो हमारे लिए ये एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लेके आती है कि ये फेयर वैल्यू गैप एक रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेगा। यानी हम यहाँ पर एक पोजीशन ओपन कर सकते हैं और स्टॉप लॉस ऑफ फेयर वैल्यू गैप के ऊपर रख सकते हैं और शॉर्ट की पोजीशन लेके तो हम टेक प्रॉफिट किसी भी सपोर्ट या फिर स्विंग लो पे ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बुलिश के केस में देखें तो मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो हमारा ये अंदाज़ा होगा कि वापस वो फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए आएगी। जैसा कि मैंने यहाँ पर शो किया है कि मार्केट ऊपर गई है उसके बाद वापस इस गैप तक आई है ताकि इसे फिल किया जा सके। अब जब ये गैप को फिल करने के बाद हम हमारे लिए एक बाई की अपॉर्चुनिटी लेके आती है और यानी हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे और बाई की पोजीशन ओपन करेंगे। टेक प्रॉफिट हम किसी भी रेजिस्टेंस पर या स्विंग हाई पर ले सकते हैं। लेकिन इशू ये है कि समटाइम्स मार्केट इसकी रिस्पेक्ट नहीं करती और इसे फिल करने के बाद ऊपर चली जाती है और बुलिश एफईजी के केस में मार्केट इसे फिल करती है और नीचे चली जाती है और हमें हमारी ट्रेड फेल हो जाती है। आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि हम अगर एफईजी को एज ए रेजिस्टेंस और सपोर्ट के तौर पे ले रहे हैं तो वो किस केस में एक वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनेगा। उसकी कुछ कंडीशंस हैं जो अब हम आपको बताने लगे हैं। पहली कंडीशन ये है कि वो एफईजी जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ बनते हैं, तो वो एफईजी बेहतरीन रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया है कि प्राइस ने ये बेयरिश एफईजी है, प्राइस दोबारा इस बेयरिश एफईजी पे को फिल करने के लिए आई है और क्योंकि ये एफईजी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ था तो इसने बेहतरीन रेजिस्टेंस का काम किया और प्राइस दोबारा नीचे की तरफ चली गई है।
और इस केस में ये एक बुलिश एफईजी है और प्राइस जो है ऊपर गई है, उसके बाद दोबारा से फिल करने के लिए आई है और फिल करने के बाद इसने एक बेहतरीन सपोर्ट का काम किया है क्योंकि ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर के साथ थी, तो इसलिए एक बाई अपॉर्चुनिटी लेके आई है। तो इसलिए एफईजी जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर के साथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा चांस होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है कि वो वर्क करेंगे। तो आपने ये पहली कंडीशन चेक करनी। अब हमने दूसरी कंडीशन ये चेक करनी है कि अगर प्राइस एफईजी तक आती है लेकिन एफईजी को फिल करने के बाद वो ऊपर निकल जाती है, जैसे कि ये बेयरिश एफईजी है, प्राइस यहाँ तक आई है और इसके ऊपर क्लोज हुई है। अगर एफईजी हमारा वैलिड रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है तो हमें ये देखना है कि प्राइस बेसिकली इसी के अंदर अंदर से बाउंस बैक हो जाए, वापस हो जाए, तो फिर वो वैलिड रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी। लेकिन अगर वो उसे क्रॉस करती हुई क्लोज हो जाए बाहर उसके, तो हम ऐसी एफईजी को एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे नहीं लेंगे और अपनी ट्रेड अवॉइड करेंगे। तो इस केस में अगर हम बुलिश एफईजी को देख रहे हैं तो प्राइस दोबारा फॉर एग्जांपल आती है, उसे फिल करती है, लेकिन यहाँ से टर्न बैक होने के बजाय प्राइस एक कैंडल एक्स्ट्रा उसे बाहर क्लोज कर देती है। तो अब ये हमारे लिए एक वैलिड सपोर्ट के तौर पे काम नहीं करेगा, तो हमने ये वाली ट्रेड भी नहीं लेनी है। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ देखनी है। तो पहली कंडीशन ने आपको बता दिया है कि वो BOS के साथ हो। दूसरी कंडीशन ये है कि प्राइस अगर उसको फिल करने के लिए आए तो उसी की फिल होने के बाद वो उसकी बाउंड्री से बाहर ना जाए, क्लोजिंग ना हो। अब हम रियल एग्जांपल को देखते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू का GBP USD का 1H का चार्ट है। तो अगर हम यहाँ से प्राइस को देखें तो प्राइस ने बड़ी तेज़ी से मूव किया है और इस जगह पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। तो यानी प्राइस ने एक हाई यहाँ था और एक न्यू हाई बनाया है और इस जगह पे प्राइस ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है। तो अब हमने क्या करना है कि क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कैंडल है तो हमने एफईजी तलाश करना है, फेयर वैल्यू गैप किस जगह पर है। तो फेयर वैल्यू गैप अगर आप देखें, अगर दो लाइनें में लगाऊं तो इस जगह पे आप फेयर वैल्यू गैप आपको नजर आएगा। अगर हम मजीद इसे हाईलाइट करें तो हम इस जगह एक रेक्टेंगुलर भी बना सकते हैं। तो अब क्या है कि अब हम ये देखते हैं क्या ये फेयर वैल्यू गैप हमारे लिए सारी कंडीशन पूरी कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि प्राइस यहाँ तक गई है, उसके बाद वापस आई है इस फेयर वैल्यू गैप तक। तो इसने जो ये रेड कैंडल बनाई है ये फेयर वैल्यू गैप की जो आखिरी एरिया है तो उससे नीचे क्लोज नहीं हुई है, तो हमारी पहली कंडीशन पूरी हो जाती है। दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ हो एफईजी। तो ये दोनों कंडीशन हो तो हमारी प्रोबेबिलिटी के हमारा जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है वो एक वैलिड सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्राइस इसने इस फेयर वैल्यू गैप को फिल किया है और बाउंस बैक हुई है और अपनी जो मेन डायरेक्शन है बुलिश वो रिज्यूम की है। ये एक और एग्जांपल है, इसमें हम बेयरिश एफएजी के बारे में देखते हैं कि वो कैसे बनता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो प्राइस ने बड़ी तेज़ी से बेयरिश मूवमेंट शो की है और इस जगह पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है। अगर आप देखें इस लाइन से तो ये वो एरिया जहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और ये वो एरिया है जहाँ फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। तो अगर आप देखें प्राइस यहाँ तक आई है, उसके बाद दोबारा वो इस गैप को फिल करने के लिए ऊपर गई है, लेकिन अभी उसने पूरा गैप फिल नहीं किया था कि स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हुई है और प्राइस दोबारा से नीचे की तरफ आई है। तो इस एरिया में अगर हम देखें तो हमें दोनों चीज़ें फुलफिल हुई हैं। एक तो जो प्राइस है वो इस एफईजी के ऊपर नहीं क्लोज हुई है और साथ में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एरिया है, तो यहाँ पर हम अपनी सेल की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ पिप्स देखें तो तकरीबन 100 बनते हैं। ये थर्ड एग्जांपल है, इसमें भी अगर आप देखें कि यहाँ पर प्राइस ने बड़ी स्ट्रांग मूवमेंट शो की है और यहाँ पर अगर देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और साथ में प्राइस ने एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है इसी जगह पे।
और आप देखें कि प्राइस दोबारा इस फेयर वैल्यू गैप तक आई है, उसे बाकायदा फिल किया और बाउंस बैक हुई है। इवन के अगर हम इस जगह से भी पोजीशन ओपन करें लॉन्ग की तो ये तकरीबन 37 पिप्स बनते हैं। इसके अलावा ये चौथी एग्जांपल है, इसमें ये 4H का चार्ट है GBP USD का। इसमें एक्चुअली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि FEG ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वही काम करे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे होता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है कि वो वर्क करेगा। तो लेकिन FEG किसी और जगह पर भी है तो वो भी काम कर सकता है। तो जैसा कि इस एग्जांपल में मैंने आपको बताया है। तो अब मार्केट ने यहाँ से बड़ी जब स्ट्रांग मूवमेंट दी है तो मार्केट ने दो FEG बनाए हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो अब क्या होती है, प्राइस यहाँ तक आती है, आप ये देखेंगे कि दोबारा FEG की तरफ जाती है और यहाँ FEG एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है और दोबारा प्राइस को नीचे चली जाती है। उसके बाद दोबारा प्राइस ऊपर जाती है और ये मुसलसल एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे बिहेव करता रहा। तो उसके बाद क्या होता है कि आप अगर यहाँ से देखें, आखिरकार प्राइस इसे ऑल द वे फिल कर लेती है इस FEG को और क्लोजिंग दे देती है। अब ये FEG हमारे लिए बिल्कुल भी वैलिड रेजिस्टेंस के तौर पे नहीं रहा है। तो क्या है कि उससे जो ऊपर FEG है वो अब हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। तो आप देखें कि प्राइस जो है उसके अक्रॉस नहीं जा सकी है और यहीं से रिजेक्ट हुई है और बड़ी तेज़ी से दोबारा से बेयरिश मूवमेंट दी है। तो इसलिए ये एग्जांपल दिखाने का मेरा मकसद ये है आपको कि जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के करीब होता है वो हाई प्रोबेबिलिटी है। अदरवाइज अगर FEG किसी भी जगह पर है तो हमने ओवरऑल उसके जो प्राइस एक्शन है या चार्ट से अंदाज़ा लगाना है कि प्राइस ने किस तरीके से रेस्पॉन्स दिया है उस एरियाज को। फॉर एग्जांपल इस एरिया में प्राइस ने यहाँ रिजेक्शन शो की है, उसके बाद फिर दोबारा यहाँ रिजेक्शन शो की है, उसके बाद फिर दोबारा रिजेक्शन शो की है और फिर उसके बाद जो फोर्थ टाइम प्राइस ने बड़ी स्ट्रांग मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट शो की है। तो अगर प्राइस इस किस्म की मूवमेंट शो करे तो आपको उन सब चीज़ों से आइडिया हो जाना चाहिए कि अब जो है प्राइस इसे मुकम्मल तौर पे फिल कर सकती है और वो उससे ऊपर वाले FEG को टारगेट बना के रिवर्स हो सकती है और इवन के वो ये इसको भी फिल ना करे और ऊपर भी जा सकती है। लेकिन तो इसलिए ट्रेडिंग में कोई चीज़ भी 100% नहीं होती। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें कोई हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिल जाए। अगर वो नहीं मिल रहा है तो फिर हम ये देखते हैं कि क्या वो उस एरियाज में प्राइस गई है, जैसे FEG के एरिया में आई है। तो FEG के अगर एरिया में आई है, चाहे वो किसी जगह भी है, तो प्राइस ने रिस्पांस क्या दिया है? क्या फौरी तौर पे वो तकरीबन उसके 50% एरिया तक गई है और वापस चली गई है, या फिर उसने FEG को क्रॉस कर दिया है, ठीक है, या पहले वो उसी एरिया को टच कर चुकी है, 2 मरतबा टेस्ट कर चुकी है। तो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए हमने ये फैसला लेना होता है कि हमारी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है कि वो सक्सेसफुल होगी।